दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए चैप्टर को। छोटा सा चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा और हमेशा की तरह बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। आईसीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक आखिर है क्या। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है और इस पार्टी को बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों की थिंकिंग अलग अलग थी। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हमें लड़कर आज़ादी मिलेगी, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा और हमें इंडिया के बाहर जाके मदद मांगनी पड़ेगी। और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में ही एक पार्टी को बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आपके सिलेबस में फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बताया है। तो समझ में आया, सुभाष चंद्र बोस की एक अलग थिंकिंग थी और उनकी थिंकिंग कांग्रेस से मैच नहीं हो पा रही थी, महात्मा गांधी से मैच नहीं हो पा रही थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि चरखा वगैरह चलाने से कुछ नहीं होगा, अहिंसा के रास्ते पे चल के कुछ नहीं होगा, हमें हिंसा करनी पड़ेगी, इन्हें मार मार के बाहर निकालना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक अलग पार्टी को बनाया गया जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का ये ऑब्जेक्टिव था कि वो देश में सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाए, मतलब ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जहाँ पर अमीर या गरीब में कोई फ़र्क ही ना हो। सोसाइटी में गरीब की ज़िंदगी बहुत सस्ती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाना चाहते थे ताकि अमीर और गरीब में कोई फ़र्क ही ना हो। जो ट्रीटमेंट अमीर की है ना, वही ट्रीटमेंट गरीब की भी हो। और इक्वालिटी यानी समानता को लाने के लिए सबसे पहले सरकार को एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को अपने हाथों में लेना होगा और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को इक्वली बांटना होगा। देखो सोसाइटी में अमीर अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब की कंडीशन वैसी ही है। तो अमीर और गरीब के बीच में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हम खेती बाड़ी और इंडस्ट्री दोनों को इक्वली बांटेंगे। हमारे समाज में कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होगा और कोई बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं होगा। ऐसा करने से अमीर और गरीब का जो फ़र्क है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लो आपका स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्कूल है आपका, बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, उसमें लैब्स हैं, क्लासरूम्स हैं, बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन आपके बराबर में एक स्कूल और है, वो बहुत छोटा सा है। वहाँ पर प्लेग्राउंड तो छोड़ो, क्लासरूम भी बहुत छोटे छोटे से हैं। एक ही क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब स्टूडेंट तो वो भी हैं जो छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और स्टूडेंट आप भी हो जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो। तो सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि सरकार दोनों ज़मीनों को अपने अंडर में लेगी, आपके स्कूल की ज़मीन को भी अंडर में लेगी और जो स्कूल बराबर में छोटा वाला बना हुआ है उसकी ज़मीन को भी अपने अंडर में लेगी सरकार, और फिर दोनों को इक्वली बांटेगी। और इक्वली बांटने से क्या होगा, जो पास वाला छोटा सा स्कूल है ना, वो भी बड़ा हो जाएगा। आपका स्कूल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा और जो छोटा वाला स्कूल है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रहेगा। इतना आसान करके आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना आसान करके, तो कम से कम वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो यार दोस्तों के साथ में। तो समझ में आया, सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को अपने अंडर में लेंगे, सरकार के अंडर में लेंगे और फिर इक्वली बांटेंगे, ताकि किसी के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री ना हो और किसी के पास बहुत बड़ा खेत ना हो, कोई ऐसा भी ना हो जिसके पास बहुत कम ज़मीन हो, बहुत कम फैक्ट्री हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हम लैंडलॉर्डिज़म यानी ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। मतलब इस सिस्टम में क्या था कि एक ज़मींदार होता है, उसके पास में ज़मीन होती है बहुत बड़ी, और वो अपनी ज़मीन पर ना किसानों से काम करवाता है, किसानों को एक्सप्लॉइट करता है, उनके ऊपर जुल्म करता है, बहुत कम पैसा देता है, कभी कभार पैसा भी नहीं देता और उनसे काम करवाता है। तो जो ज़मींदारी सिस्टम है ना, उसके अगेंस्ट में है हम लोग, सुभाष चंद्र बोस, और इसको ख़त्म करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि सोशल ओनरशिप होगी, मतलब सरकार के अंडर होंगी सारी चीज़ें, ज़मीनें, फैक्ट्रीज़, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सब कुछ सरकार के हाथों में होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अभी आप एक फैक्ट्री लगाते हो, आप जितना मर्ज़ी बिज़नेस करो, उसमें 10,000 करोड़ कमाओ, ईमानदारी से टैक्स भरो, एक नंबर का बिज़नेस करो, सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी आपके बिज़नेस में। मैं आज के समाज की बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की। चाहे आप 1 लाख करोड़ रुपया कमाओ, 10 लाख करोड़ रुपया कमाओ। लेकिन दोस्तों सोशल ओनरशिप में ऐसा नहीं होता है। सोशल ओनरशिप में सरकार की पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है, जैसा सरकार कहेगी वैसा आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में काफ़ी सोशलिज़म है। चाइना में आप खुल के बिज़नेस नहीं कर सकते हो, वहाँ पर सरकार की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है।
इनका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम मज़दूरों के लिए काम करेंगे, उनके लिए मिनिमम मज़दूरी तय करेंगे। उस ज़माने में मज़दूर की हालत बहुत ख़राब थी। 50 रुपए की मज़दूरी करवा ली मज़दूर से और 1 रुपया उसको पकड़ा दिया, तो बड़ी बुरी हालत थी मज़दूरों की उस ज़माने में। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हम मिनिमम पैसा डिसाइड करेंगे कि कम से कम अगर एक मज़दूर काम कर रहा है तो उसको कम से कम इतना पैसा मिले, इतनी मज़दूरी मिले। जैसे मान लो अगर मज़दूर 10 रुपए का काम कर रहा है तो ऐसा ना हो कि कोई उसको 2 रुपए पकड़ा दे। इसके अलावा पैसों से रिलेटेड नए कानूनों को लाया जाएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री को आज के नए ज़माने से चलाया जाएगा। देखो, कुल मिलाकर अगर मैं एक लाइन में आपको ऑब्जेक्टिव समझाऊं तो वो ये है कि अमीर और गरीब में जो इतना डिफरेंस आ चुका है ना, उस अमीर और गरीब के डिफरेंस को कम करना है हमें, और गरीबों के लिए काम करना है, इक्वालिटी को लेकर आना है समाज में। गरीबों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम्युनिज़म में। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आसानी से समझ जाओगे आप। देखो, दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है कम्युनिज़म। कम्युनिज़म मिलेगा आपको चाइना में, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में। और एक होता है कैपिटलिज़म, जो कि लगभग पूरी दुनिया में है, जैसे इंडिया में, अमेरिका में। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, वो कम्युनिज़म के पक्ष में थे, और वो ये बात भी जानते थे कि अगर कम्युनिज़म इंडिया में आया तो वो फेल हो जाएगा, ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कम्युनिज़म में एंटी रिलीजियस एलिमेंट्स होते हैं। रिलीजन तो हिंदुस्तानी के लिए सब कुछ है। तो इसीलिए दो ऑब्जेक्टिव्स को और डाला गया। एक था रिलीजन में कोई रोक टोक नहीं होगी आपको, जैसा रिलीजन आपको मानना है, जैसा आपको जो फॉलो करना है आप करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाइना में देखो, कम्युनिज़म है, चाइना में एक जैसे लोग मिलेंगे आपको, वहाँ का एक जैसा कल्चर मिलेगा, एक जैसा रिलीजन मिलेगा आपको। अगर आप कुछ और अपना रिलीजन फॉलो करने की कोशिश करोगे, अपना कल्चर लाने की कोशिश करोगे चाइना में, तो सरकार आपको इजाज़त नहीं देगी, आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। चाइना में बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर कोई दूसरा रिलीजन फॉलो कर रहा होता है, तो वहाँ पर फ्रीडम नहीं है आपको। लेकिन सुभाष चंद्र बोस समझ गए थे कि इंडिया में हमें कुछ चेंजेस को करना पड़ेगा कम्युनिज़म में, और इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव को डाला गया कि आपको जो रिलीजन फॉलो करना है, जिस भी मज़हब में मानना है, उसमें आप मानो। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, आप कोई से भी कल्चर को अपना सकते हो। चाइना में एक ही लैंग्वेज चलती है, वहाँ पर इंग्लिश भी नहीं जानते लोग, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। तो इसीलिए लैंग्वेज और कल्चर के ऑब्जेक्टिव को भी डाला गया कि आपको जो लैंग्वेज बोलनी है आप बोलो, आपको जो कल्चर फॉलो करना है आप करो। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब आपको पढ़ना है INA, यानी इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। देखो, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बच्चों की तरह आपको समझाऊंगा। मैंने आपको क्विट इंडिया वाली वीडियो में भी बताया था कि इंग्लैंड और जापान की लड़ाई चल रही थी आपस में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब इंग्लैंड ने क्या करा, हिंदुस्तानी सोल्जर्स को भेजा जापान से लड़ने के लिए। जापान बड़ा ताकतवर था उस ज़माने में, करीब 40,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को उसने कैद कर लिया, कैप्चर कर लिया। बात आ रही है समझ में? इंग्लैंड और जापान की लड़ाई चल रही है आपस में, लेकिन इंग्लैंड ने भारत के सिपाहियों को भेजा जापान से लड़ने के लिए, और जापान ने उन हिंदुस्तानी सिपाहियों को कैप्चर कर लिया। अब भारत के सिपाहियों के कैप्टन थे मोहन सिंह। मोहन सिंह ने जापान से कहा कि भैया जापान वालों, बात सुनो, अंग्रेज़ तुम्हारे भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, तो क्यों ना इन 40,000 सिपाहियों को, जिनको तुमने कैद किया है, हिंदुस्तानी सिपाहियों को, इन सिपाहियों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। तुम भी अंग्रेज़ों से लड़ो, हम भी अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। और इस तरह से हिंदुस्तानी सिपाहियों को जापान ने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आते हैं और सुप्रीम कमांडर बनते हैं INA के। आपके रेडियो सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाया था INA को बनाने का जो आइडिया आया था वो मोहन सिंह का आया था, और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने INA के डोर को संभाला और सुप्रीम कमांडर बने। दोस्तों, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि हमें देश को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों को भगाना है हिंदुस्तान से। लेकिन गांधी जी की तरह बातचीत नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हमला करेंगे, मार के बाहर निकालेंगे। बहुत बातें हो गई, बहुत मीटिंग्स हो गई, अब टाइम आ गया लड़ने का। और कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हमें बातें नहीं करनी है, हमें लातें मारनी है। अब इन्हें हिंदुस्तानियों को तैयार करना है मार काट के लिए, लड़ाई के लिए तैयार करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। और जो एरिया हम जीतेंगे ना अंग्रेज़ों से, वहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे।
और जब तक लड़ेंगे जब तक आखिरी अंग्रेज़ या तो जेल में होगा या फिर हमारे देश हिंदुस्तान से बाहर निकल चुका होगा। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी में औरतों को भी वेलकम किया। लक्ष्मी स्वामीनाथन तमिलनाडु की डॉक्टर थीं, जिन्हें बाद में लक्ष्मी सहगल के नाम से जाना गया, उन्हें आर्मी में अपॉइंट किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने औरतों को भी इम्पोर्टेंस दी और आर्मी में उनका वेलकम किया। दोस्तों, अब आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, जापान में जाने से पहले सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और इटली के पास में जा चुके थे। जर्मनी में हिटलर बैठा हुआ था, इटली में मुसोलिनी बैठा हुआ था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को लग रहा था कि ये दोनों ठीक बंदे नहीं हैं, काम के बंदे नहीं हैं, मक्कार लग रहे हैं दोनों। उन्हें डर था कि अगर मैंने हिटलर से मदद ले ली ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि हिटलर ही हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा ना कर ले। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में हिटलर ही अपनी आर्मी को भेज दे और हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो जाएं, लेकिन हिटलर के ग़ुलाम बन जाएं। तो फिर फाइनली सुभाष चंद्र बोस जापान में गए। जापान में उन्हें अच्छा लगा, जापान से उनका कनेक्शन बना। जापान ने उन्हें बढ़िया से बढ़िया हथियार दिए। हमारे पास ना तो देखो पैसा था ना हथियार थे, लेकिन जापान ने फुल सपोर्ट किया हमें। जापान ने भी सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि जापान इंग्लैंड का दुश्मन था। तो दुश्मन का दुश्मन कौन? दोस्त हुआ। दोस्तों, अब आपको सुभाष चंद्र बोस की 2 अचीवमेंट्स को पढ़ना है। पहली अचीवमेंट है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने यह अनाउंस कर दिया कि उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को बना दिया है। प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है एमरजेंसी में बनाई हुई गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट तब बनती है जब कोई स्टेट बनती है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मान लो हमने नागालैंड को जीत लिया। अब नागालैंड में इतना टाइम तो नहीं है ना हमारे पास कि हम वोटिंग करें, मीटिंग बैठाएं, इलेक्शन करें, डिसाइड करें कि सरकार कैसे बनेगी, कौन बनेगा। आपको एकदम से कंट्रोल चाहिए ताकि दुश्मन का डिफेंस कर सको, आप ऑर्डर दे सको, कंडीशन को संभाल सको। अब दोस्तों, फ्री इंडिया में नेताजी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली और वॉर डिक्लेयर कर दिया अलाइज के ख़िलाफ़। बात आ रही है समझ में? प्रोविजनल गवर्नमेंट समझ गए ना, जो एकदम से बनाई गई हो, एमरजेंसी में जो गवर्नमेंट बनती है। तो गवर्नमेंट बना ली नेताजी ने और क्या कहा कि हमने अलाइज के ख़िलाफ़ में वॉर को डिक्लेयर कर दिया। अलाइज कौन थे? अलाइज एक ग्रुप था वर्ल्ड वॉर में जिसमें इंग्लैंड भी था। देखो, वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप बने हुए थे। एक ग्रुप में थे जर्मनी, जापान, इटली, बर्मा, थाईलैंड, ये सब लोग थे। और ये वाला जो ग्रुप था ना, वो ख़िलाफ़ था अलाइज के। तो जब नेताजी अलाइज के ख़िलाफ़ हुए तो उन्हें इन देशों की इज़्ज़त मिल गई काफ़ी। ये सारी कंट्रीज़ जो है ना, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को इज़्ज़त देने लगी, उसको इम्पोर्टेंस देने लगी, रिकग्निशन देने लगी। नेताजी ने स्लोगन्स दिए इस दौरान में, जय हिंद और दिल्ली चलो। अब सारी दुनिया में चर्चे होने लगे नेताजी की सरकार के। दोस्तों, 8 नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी नेताजी की सरकार को दे दिया। नेताजी इन आइलैंड्स के ऊपर गए और इन्हें शहीद और स्वराज आइलैंड्स का नाम दिया। इसके बाद दोस्तों 1944 में प्रोविजनल गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर सिंगापुर से शिफ्ट हो गया रंगून में। अब दूसरी अचीवमेंट की बात करते हैं, स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ फ्रीडम एंड विक्ट्रीज वॉन बाय आईएनए। दोस्तों, आईएनए ने साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे एरिया में अंग्रेज़ों को कुचल दिया था और 1944 में ये लोग इंडिया की तरफ बढ़े। इन्होंने कोहिमा को घेर लिया और मणिपुर में अपने कदमों को जमा लिया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आईएनए ने 19 मार्च 1944 में ही कोहिमा शहर के पास में तिरंगे को लहरा दिया था। आज़ादी से पहले इन्होंने तिरंगे को लहरा दिया था, लेकिन 7 जून 1944 में हमें कोहिमा से बाहर आना पड़ा। जैपनीज़ आर्मी भी थी हमारे साथ में, और बाहर इसलिए आना पड़ा क्योंकि हथियार और खाना ख़त्म हो रहा था हमारे पास। मणिपुर और इम्फल में भी हमारी लड़ाई चल रही थी। तो कहने का ये मतलब है कि आईएनए ने अपना काम शुरू कर दिया था। लड़ रहे थे हम लोग बड़ी अच्छी तरह से, अंग्रेज़ों को टक्कर दी थी हम लोगों ने। अगर हमारे पास हथियार और खाने की सप्लाई रहती ना, तो हम बहुत सारे एरिया को जीत सकते थे। अच्छा, सप्लाई इसलिए हिट हो गई क्योंकि दोस्तों जापान वर्ल्ड वॉर में हार रहा था। जापान की ख़ुद की इतनी हालत ख़राब हो रही थी, उससे अपना देश नहीं संभल पा रहा था इस दौरान, तो वो कैसे हमारी हेल्प करता। अब सप्लाई नहीं मिलेगी, हथियार नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो फिर हम कैसे लड़ पाते।
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको आईसीएसई हिस्ट्री और सिविक्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो, बहुत ही आसान लैंग्वेज में सारी वीडियोस को देखो हिस्ट्री और सिविक्स की, अच्छे मार्क्स को लेकर आओ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।